राष्ट्रपति मुर्मू के ताबड़तोड़ दौरे 3 से 7 जुलाई तक कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र का करेंगी दौरा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आज होगी और बदलाव की अटकलें हुई तेज। अजीत और 8 मंत्रियों को अयोग्य घोषित करने की मांग। एनसीपी ने स्पीकर को पत्र लिखा। जितेंद्र आह्वाड के विपक्ष का नेता और चीफ व्हिप बनाया। मणिपुर कुकी समुदाय की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ट्राइबल फोरम की ओर से आर्मी प्रोटेक्शन की मांग की गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक आज। ड्राफ्ट तैयार कर रहे लॉ कमीशन को भी बुलाया गया। सुशील मोदी करेंगे अध्यक्षता। पूर्वी यूपी, बिहार समेत कई भागों में आज बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट। बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट, कई जगहों पर लोग परेशान। भारी बारिश के मौसम विभाग ने जताया आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। आम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर है दिल्ली से, जहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की आज बैठक है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज बड़ी बैठक होगी। शाम 4 बजे प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में होगी यह बैठक और बैठक के बाद मोदी कैबिनेट में फेरबदल भी संभव है, इसलिए इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। शाम 4 बजे प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में यह बैठक होगी। तो प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में बैठक होगी। बैठक के बाद मोदी कैबिनेट में फेरबदल संभव है। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की आज बैठक होगी। तो यह अहम जानकारी आपको बता दें और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज बैठक होगी। तो आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी बैठक। शाम 4 बजे प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में बैठक की बात सामने आई है। बैठक के बाद मोदी कैबिनेट में फेरबदल भी संभव है। तो यह आम खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की आज बड़ी बैठक होगी। तो आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होगी बैठक। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अहम बैठक बुलाई गई है। तो यह अहम खबर आपको बता दें, शाम 4 बजे प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में बैठक की बात कही गई और बैठक के बाद मोदी कैबिनेट में फेरबदल भी संभव। तो इस बैठक के बाद मोदी कैबिनेट में फेरबदल संभव। दिल्ली से खबर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की आज बैठक होगी। तो आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शाम 4 बजे होनी है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, शाम 4 बजे प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में होगी बैठक। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, बैठक के बाद कहा जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में फेरबदल भी हो सकता है। आज की इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है और बैठक में आज कहीं ना कहीं ये डिसीजन, ये फैसला होने वाला है कि कई मंत्रियों के मंत्रालय के फेरबदल की बात भी सामने आ रही है। उसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल का नाम सामने आ रहा है, जिनको बताया जा रहा है कि कोई एक नया मंत्रालय दिया जा सकता है या नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में हुई हलचल को लेकर अजीत पवार को महाराष्ट्र का जो है उप मुख्यमंत्री बनाने की कयास लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर चर्चा काफी जोरों से चल रही है। उसमें जब आज ये बैठक हो जाएगी उसके बाद ये साफ साफ भी हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस बैठक का इंतजार कि आखिर इस बैठक के बाद क्या फेरबदल हो सकता है। लेकिन प्रवेश, कहा यह भी जा रहा है कि कई सारे कैबिनेट मंत्रियों के दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं इस बैठक की बात से ही। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जो मंत्रालय संभाल रहे मंत्री हैं या ये कहीं जो विभाग उन्होंने लिए हैं उसमें एक तरीके का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो चुका है और जो आज जो है प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखा जाएगा। बताया जाएगा कि कौन से मंत्री ने या कौन से विभाग में जो है लापरवाही बरती गई है, किस विभाग को लेकर उसमें ठीक तरीके से काम नहीं हुआ है, उसको लेकर चर्चा होगी। और चर्चा के बाद कहीं ना कहीं अगर किसी का रिपोर्ट कार्ड में नंबर कम आए हैं तो उनको वहां से हटाकर किसी और को उस कुर्सी पर बैठाया जा सकता है। ये कयास बड़ी तेजी के साथ चल रहे हैं। जी बिल्कुल प्रवेश, क्या अब तक किसी मंत्रालय को लेकर इस तरीके के कोई सवाल उठे हैं? क्या इस तरीके की कोई चर्चा है जिस मंत्रालय में सबसे ज्यादा फेरबदल की संभावना जताई जा रही है? जी देखिए, रेल मंत्रालय को लेकर काफी चर्चा तेज चल रही है। बताया जा रहा है कि रेल मंत्रालय को थोड़ा शिफ्ट करने की तैयारी लगाई जा रही है। ऐसे कयास लग रहे हैं कि उस मंत्रालय का विभाग जो है कहीं ना कहीं बदलाव के मोड़ पर है। और इसके अलावा
जब मैं आपको बता दूं, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो प्रफुल्ल पटेल है, जिनका नाम आ रहा है, ये जिम्मेदारी उन्हीं को देने की चर्चा चल रही है। लेकिन देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जब सबका रिपोर्ट कार्ड देखेंगे और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है ये नाम सामने आ जाएंगे। जी बिल्कुल प्रवेश, देखिए 2024 का चुनाव भी है और उससे पहले ये बैठक जो कैबिनेट की हो रही है जिसमें फेरबदल की भी संभावना काफी ज्यादा लगाई जा रही है, उस लिहाज से भी ये काफी अहम है क्योंकि इसके पहले हमने देखा था भले बैठक ना हुई हो लेकिन जिस तरीके से मंत्रालय सौंप दिया गया था, कानून मंत्री की बात करें अगर या फिर किरण रिजिजू की बात करें, उनको हटाकर एक नए मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी एक नए शख्स को। तो ऐसे में क्या 2024 के चुनाव को भी ध्यान में रखकर ही ये तबादले होंगे? क्या उसको ध्यान में रखते हुए ही मंत्रालय अन्य लोगों को सौंपे जाएंगे? प्रवेश, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। 2024 को लेकर बिछाई जा रही है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहले से तय करा जा रहा है कि अगर किसी मंत्री के कार्यभार में कोई कमी है या ये कहें उसमें लापरवाही है या देरी है या ठीक से वो मंत्रालय या विभाग काम नहीं कर रहा है, तो उसको समय रहते बदल देना चाहिए ताकि जनता के दिल में किसी प्रकार से ये मैसेज ना जा पाए कि इस मंत्रालय या इस विभाग का काम ठीक से नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो भी महाराष्ट्र की राजनीति में जो बदलाव हुआ है उसमें उस पर नजर बनाए हुए प्रधानमंत्री मोदी और उसको देखते हुए जो है सबसे पहले वहां पर जो एनसीपी को छोड़कर अजीत पवार ने जो शिंदे सरकार का हाथ थामा है, उसको देखते हुए उनको कहीं ना कहीं एक तोहफा देने की तैयारी की जा रही है। उनको महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाने के पूरी जो है कयास तेजी पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आज ये बैठक होगी तो उसमें कई मंत्रियों के दिल की धड़कन पहले से ही तेज हो चुकी होगी। जी बिल्कुल प्रवेश, बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी के लिए। तो देखिए आज की इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की आज ये बैठक होगी जिसमें कई बताया जा रहा है फेरबदल भी हो सकते हैं और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। आम जानकारी आपको हम बता दें। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह अहम खबर जहां पर आज शाम 4 बजे प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में होगी बैठक। तो शाम 4 बजे कन्वेंशन सेंटर में बैठक की बात सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और बैठक के बाद मोदी कैबिनेट में फेरबदल भी संभव है। तो इस बैठक के बाद फेरबदल भी संभव है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की आज बैठक होगी। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, गुरु गोरक्षनाथ, महंत अवैधनाथ सभी गुरुओं की पूजा की और 10:30 बजे दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार भी पहुंच चुके थे। वहीं आपको बता दें कि अब सीएम गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में शिष्यों को भी आशीर्वाद देंगे। तो वहीं 3 बजे के बाद सीएम जाएंगे गोरखनाथ थाने, जिसमें गोरखनाथ थाने और एम्स थाने का लोकार्पण करेंगे और 5 करोड़ 41 लाख की लागत से एम्स थाना भवन को बनाया गया है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर गोरखपुर के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में शिष्यों को आशीर्वाद भी देंगे, यह भी जानकारी सामने आई है। 3 बजे के बाद सीएम गोरखनाथ थाने जाएंगे। तो 3 बजे के बाद गोरखनाथ थाने जाने की बात कही गई और गोरखनाथ थाने और एम्स थाने का लोकार्पण करेंगे। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां पर लोकार्पण किए जाने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर हमारे साथ में रामशंकर यादव जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ गोरखपुर से। रामशंकर, आज गोरखपुर के दौरे पर हैं योगी आदित्यनाथ और आज गुरु पूर्णिमा का अवसर भी है। ऐसे मौके पर कहा यह जा रहा है कि एक तरफ उन्होंने अपने गुरुओं की पूजा की है तो वहीं दूसरी ओर अपने शिष्यों को भी आशीर्वाद देंगे। जी बिल्कुल, देखिए गरिमा, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है 3 दिवसीय दौरे पे गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। यानी कि कल दोपहर बाद वो गोरखपुर पहुंचे और गोरखनाथ मंदिर में जो है अपने जो है गुरु का दर्शन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद जो है मंदिर में ही रहे। आज सुबह वो गुरु पूर्णिमा के दिन जो है गुरुओं का जो है पूजा पाठ किया और आशीर्वाद लिया, साथ ही शिष्यों को भी आशीर्वाद दिया। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जो है पूजा पाठ के बाद जनता दरबार लगाया जिसमें वो लोगों की समस्या को सुने और लोगों की समस्या को सुने और जो भी वहां उपस्थित रहे, जिससे भी संबंधित जो मामले रहे, उनको त्वरित निर्देश के लिए आदेश दिए और साथ ही
समस्त अधिकारियों को ये भी कहे कि जितनी भी फरियादी आते हैं इनका जो है निस्तारण ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने स्तर पर करने की कोशिश करें। फिलहाल योगी आदित्यनाथ जो है उसके बाद आज जो है अभी तारामंडल में जाएंगे और वहां पर जो है एनेक्सी भवन जो है दिग्विजयनाथ जो है उसमें जो है ये शिष्यों का जो कार्यक्रम है वहां से बात प्रदान करेंगे। उसके बाद वो तकरीबन 3:30 बजे तक गोरखनाथ थाने पहुंचेंगे, जो हाईटेक थाना बनाया गया है। चूंकि ये थाना जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गोरखनाथ मंदिर जहां उनका आवास है ठीक उनके मुख्य गेट के सामने ये थाना पड़ता है और निश्चित तौर से जो 5,41,00,000 के लागत से जो ये थाना बनाई गई है निश्चित ही भव्य और हाईटेक थाना है, जो देखने लायक भी है और जिसका उद्घाटन लोकार्पण जो है माननीय योगी आदित्यनाथ आज तकरीबन 3-3:30 बजे तक करेंगे। जी गरिमा। बिल्कुल बिल्कुल रामशंकर, देखिए थानों का भी आपने कहा कि उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इन थानों के बन जाने से आम जनता को कितना फायदा होने वाला है, क्योंकि 2 थाने बन गए हैं और अच्छी रकम की लागत भी इनमें लगी है। जी बिल्कुल गरिमा, देखिए आपको बता दें गोरखनाथ जो थाना बना है ये कोई नया थाना नहीं है, ये पहले भी थाना था लेकिन थाना की बिल्डिंग थी वो पूरी तरह से जर्जर हो गई थी, जिसको जो है हाईटेक में बदल के जो है ये थाना बनाया गया। रही बात एम्स की, तो जो एम्स का थाना है वो नया निर्माण कराया गया है, नया थाना बनाया गया है। तो ये निश्चित तौर से जो एम्स हॉस्पिटल है या आसपास के लोग हैं, इससे थोड़ा सा क्राइम में अगर किसी तरह का कोई क्राइम करता है या कोई और अन्य बात होती है तो निश्चित तौर से वहां जो है क्राइम पे कंट्रोल लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रामशंकर अधिक जानकारी के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे थे जहां पर गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और आज उन्होंने सबसे पहले अपने गुरुओं की पूजा अर्चना की, इसके बाद अपने शिष्यों को आशीर्वाद भी दिया है। इसके साथ इन्होंने जनता दरबार लगाकर आम जनमानस की समस्याओं को भी सुना है और अधिकारियों को जल्द ही उनकी समस्याओं के निस्तारण के आदेश भी दे दिए हैं। तो गोरखपुर के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गुरु गोरक्षनाथ, महंत वैद्यनाथ सभी गुरुओं की पूजा अर्चना भी की है, तो वहीं अपने शिष्यों को भी आशीर्वाद उनकी ओर से दिया गया है। और अगली खबर मुंबई से आपको हम बताते हैं, जहां पर अजीत पवार की बगावत के बाद एक्शन में शरद पवार आज एनसीपी नेताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करेंगे। सुबह पुणे के मोदी बाग में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे प्रदर्शन। आज एनसीपी नेताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन की बात सामने आई है। देखिए अब शरद पवार भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में हो गए हैं। सुबह पुणे के मोदी बाग में कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करेंगे। कल जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल हम सब ने देखी, अजीत पवार ने बीजेपी का दामन थामते हुए यहाँ पर जिस तरीके से कल उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली, लेकिन अब इस सब के बाद पूरी तरीके से शरद पवार भी एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके की बगावत शरद पवार ने की अब उसके बाद माफ कीजिएगा अजीत पवार ने की, उसके बाद अब शरद पवार पूरी तरीके से एक्शन मोड में हैं और अब प्रदर्शन करने की बात भी सामने आ रही है। आज एनसीपी नेताओं के साथ में शक्ति प्रदर्शन करेंगे शरद पवार। मोदी बाग में शक्ति प्रदर्शन करने की बात सामने आ रही है। मुंबई से खबर, अजीत पवार की बगावत के बाद एक्शन में शरद पवार सामने आ चुके हैं और एनसीपी नेताओं के साथ में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। हालांकि कल ही शरद पवार ने कह दिया था कि ऐसी बगावत हमने बहुत बार देखी है और हम एक बार फिर से अपनी पार्टी को खड़ा करके दिखाएंगे। और आज इसी कड़ी में आज से ही प्रदर्शन की शुरुआत आज एनसीपी नेताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करने की बात सामने आ रही है। हालांकि कल आपने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल हुई। अजीत पवार अपने 8 मंत्रियों के साथ में, जिसमें खास माने जाने वाले जो कि शरद पवार के बेहद खास थे, छगन भुजबल, उनको भी उन्होंने अपने साथ बीजेपी में शामिल करवाया। कल ही शपथ ग्रहण भी हुआ और आज अब एक्शन में नजर आ रहे हैं शरद पवार। इस बगावत के बाद वो पूरी तरीके से अपनी पार्टी को दोबारा से खड़े करने की कवायद में लग गए हैं और कल ही उन्होंने इस सब के बाद कह दिया था कि हमने इस तरीके की बगावत कई बार देखी है और हम एक बार फिर से अपनी पार्टी को मजबूत खड़ा करके दिखाएंगे। यह आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुबह पुणे के मोदी बाग में कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन की बात सामने आ रही है। शक्ति प्रदर्शन होगा, आज एनसीपी नेताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करेंगे शरद पवार। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं मुंबई से, राजनीतिक हलचल जिस तरीके से हुई, अजीत पवार की बगावत कल पूरी दुनिया ने देखी और इसके बाद अब शरद पवार भी एक्टिव मोड में है। हालांकि अब से कुछ दिन पहले भी हमने देखा था जब शरद पवार ने इस्तीफे की बात की थी, तब पूरी तरीके से यहाँ पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी। उनके कार्यकर्ताओं ने उनको मनाया था और अपने पद पर बने रहने की बात कही थी, लेकिन अब पार्टी एक बार फिर से दोराहे पर खड़ी हुई जब अजीत पवार ने न सिर्फ बगावत कर दी बल्कि एनसीपी के चुनाव चिन्ह को लेकर दावे की भी बात कह दी थी।
और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र जाधव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज एनसीपी नेताओं के साथ शरद पवार का शक्ति प्रदर्शन होगा। देखिए, कल जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल हुई और अजीत पवार का बगावत करना, उसके बाद ये कहना कि आने वाले चुनाव में वो एनसीपी के चुनाव चिन्ह से ही लड़ेंगे। इतना ही नहीं, वो चुनाव चिन्ह के लिए बगावत तक कर जाएंगे क्योंकि पार्टी के लगभग सारे नेता उनके साथ हैं। अब इस सब के बाद शरद पवार भी चुप रहने वाले नहीं थे, उन्होंने आज शक्ति प्रदर्शन करने की ठानी है। क्या जानकारी है आपके पास पूरी? अभी महाराष्ट्र में राजनीति में बहुत हलचल चालू है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अभी बने हुए अजित पवार ने बगावत की है एनसीपी से, और अजित पवार ने पवार फैमिली में दो जगह बांटकर अपना अलग रास्ता निकाला है। और जो एनसीपी के मुखिया थे शरद पवार अभी करार चले गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम यशवंतराव चौहान के समाधि स्थल पर जाकर वो दर्शन करने वाले हैं और वह चिंतन कर फिर नई उम्मीद से एनसीपी के लिए काम करके सभी युवाओं को लेकर। बिल्कुल, लेकिन जितेंद्र, कल जिस तरीके से उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान अजीत पवार ने कहा कि आने वाला चुनाव भी वो एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेंगे, ये बहुत बड़ी बात थी। इसके पहले भी हमने देखा जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच बगावत हुई, इसके बाद एकनाथ शिंदे ने चुनाव चिन्ह तक उससे छीन लिया था। क्या एक बार फिर से ऐसी ही पॉलिटिक्स, ऐसा ही नजारा महाराष्ट्र में फिर से देखने को मिलेगा? हाँ, ऐसा ही देखने को मिलेगा पूरा सियासी ड्रामा। लेकिन कल शाम 12 बजे एनसीपी के प्रदेश के अध्यक्ष जयंत पाटिल यानी सांसद सुप्रिया और सभी नेतागणों ने जिस नेतागण शरद पवार के साथ अभी है, उस सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यह कहा है कि बात हम इस सभी घटनाक्रम पर कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में न्याय मांगेंगे। उसने राज्यपाल को एक ईमेल भी कर दिया है कि उस सभी को डिस्क्वालीफाई कर दीजिए जिस 9 विधायकों ने कल शपथ ली है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चाचा, शरद पवार का एक्शन शुरू हो चुका है। इन सभी लोगों को बताया जा रहा है कि इनकी जो शपथ हुई है और जिस तरीके से यहाँ पर गया है, इसको बर्खास्त किया जाए। इस सब के बाद क्या लगता है, क्या उनकी इस बात पर कुछ सुना जा सकता है, कोई एक्शन हो सकता है? यस, अभी शरद पवार जो एनसीपी के मुखिया है एक्शन में आए हैं और सच है इसमें कुछ अजित पवार के पीछे शरद पवार का हाथ भी कुछ नहीं है। पूरी शरद पवार ने पार्टी में अपनी फिर काम करने का ऐलान किया है और शरद पवार नई उम्मीद से नई तरह से अभी पक्षकार पार्टी के काम के लिए लगे हुए हैं। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए जब ये सारी हलचल हुई इसके बाद शरद पवार ने भी खुद कई सारे सीनियर लीडर्स से बातचीत की है, चाहे वो सोनिया गांधी हो या कई लोगों के साथ इन राजनीतिक हालातों को लेकर चर्चा भी हुई है। और देखिए जिस तरीके से कल उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन की, बगावत की, लेकिन मीडिया से बातचीत के दौरान उनका ये कहना कि एनसीपी के बाकी के जो लोग हैं वो भी हमारे ही साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में शरद पवार के नीचे से, पैरों के नीचे से जमीन खिसक सकती थी। हालांकि उन्होंने तुरंत ही मोर्चा संभाला और आज प्रदर्शन के लिए वो निकल आए हैं। क्या लग रहा है, अब एनसीपी क्या दो धड़ों में बटेगी या फिर पूरी तरीके से कौन एनसीपी पर काबिज होगा? चुनाव चिन्ह किसके पास रहेगा? मजबूती किसकी ज्यादा है? अभी तो ऐसे नतीजे सामने आ रहा है कि अजित पवार के साथ 35 यानी 40 से ज्यादा विधायक गए हैं। इसके नतीजे अभी सामने आ रहा है कि अभी उस टाइम ही अजित पवार का हाथों में सभी एनसीपी पार्टी गई है। पूरा जो एनसीपी का पूरा जो माहौल है सभी अजित पवार के हाथों में गया है। शरद पवार साहब के पास तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ कोई 8-10 विधायक लोग दिख रहे हैं और 1-2 सांसद दिख रहा है। इसके नतीजे सामने ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय पूरी पार्टी अजित पवार के हाथ में जाएगी। बिल्कुल, देखिए अब देखना होगा कि आखिर एनसीपी के साथ किस तरीके की चीजें सामने आती हैं। फिलहाल शरद पवार भी एक्शन मोड में है और अजीत पवार ने भी कल बगावत के बाद तेज सुर अख्तियार कर लिया था। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज एनसीपी नेताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करेंगे शरद पवार, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और सुबह पुणे के मोदी बाग में कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करने की बात सामने आई है। यह आम खबर, आज एनसीपी नेताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन की बात कही गई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे थे। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का आज बागपत का दौरा है। किसान भवन का उद्घाटन करेंगे जयंत चौधरी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो वहीं साल 2006 में गेस्ट हाउस का हुआ था निर्माण और पूरे गांव में स्वर्गीय अजीत सिंह ने निर्माण कराया था। बलौनी क्षेत्र के पूरा गांव में 11 बजे आएंगे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का
दौरा है और ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि जयंत चौधरी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो एक जनसभा को संबोधित करेंगे जयंत चौधरी। साल 2006 में गेस्ट हाउस का निर्माण हुआ था और जयंत चौधरी एक जनसभा को करेंगे संबोधित। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। साल 2006 में गेस्ट हाउस का निर्माण हुआ था। बलौनी क्षेत्र के पूरा गांव में 11 बजे जयंत पहुंचेंगे। पूरे गांव में स्वर्गीय अजीत सिंह ने निर्माण करवाया था, ये आम जानकारी। जहां पर आज बागपत के दौरे पर जयंत चौधरी और बलौनी क्षेत्र के पूरा गांव में जाएंगे जयंत चौधरी और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का आज बागपत का दौरा है। तो आज बागपत के दौरे पर रहेंगे जयंत चौधरी, आम जानकारी आपको हम बता दें। और किसान भवन का उद्घाटन करेंगे जयंत चौधरी। तो किसान भवन का उद्घाटन करने के लिए जाएंगे जयंत चौधरी, ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। जयंत चौधरी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जयंत चौधरी एक जनसभा को करेंगे संबोधित। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। साल 2006 में गेस्ट हाउस का निर्माण हुआ था और स्वर्गीय अजीत सिंह की ओर से निर्माण कराया गया था। पूरे गांव में स्वर्गीय अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर जयंत चौधरी का आज बागपत का दौरा है। साल 2006 में गेस्ट हाउस का निर्माण हुआ था और स्वर्गीय अजीत सिंह के द्वारा ये निर्माण कराया गया था। आज पूरे गांव में जाएंगे, एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे जयंत चौधरी। इस वक्त ये आम खबर आपको बता रहे हैं। जनसभा को संबोधित करेंगे जयंत चौधरी। साल 2006 में गेस्ट हाउस का निर्माण हुआ था और पूरे गांव में स्वर्गीय अजीत सिंह ने निर्माण कराया था। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। बलौनी क्षेत्र के पूरा गांव में 11 बजे आएंगे जयंत। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का आज बागपत का दौरा है। तो आज बागपत के दौरे पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। साल 2006 में गेस्ट हाउस का निर्माण हुआ था और जयंत चौधरी आज यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 2006 में गेस्ट हाउस का यहां पर निर्माण कराया गया था स्वर्गीय अजीत सिंह के द्वारा। पूरे गांव में स्वर्गीय अजीत सिंह ने निर्माण कराया था। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। बलौनी क्षेत्र के पूरा गांव में 11 बजे पहुंचेंगे जयंत। 11 बजे के लगभग पहुंचने की बात सामने आई थी। और अतीक अशरफ हत्याकांड मामले से जुड़ी आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई। अतीक की बहन आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका। असद के एनकाउंटर की भी सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग की थी। याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, जहां पर अतीक अशरफ मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी। स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अतीक की बहन आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जहां पर असद के एनकाउंटर की भी जांच की बात कही गई थी और याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई की जाएगी। अतीक अशरफ मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता दें। अतीक की बहन आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें स्वतंत्र जांच की बात सामने आई थी और असद के एनकाउंटर की भी सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग की गई थी। और आज उन सारी याचिकाओं को लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। अतीक अशरफ हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। और अतीक की बहन आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आज सुनवाई होगी। स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई। तो इन सभी
मांग वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई। अतीक की बहन आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका, तो आयशा नूरी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, लेकिन अब इस पूरे मामले पर सुनवाई। असद के एनकाउंटर की भी सुप्रीम कोर्ट से जांच करा जाने की बात कही गई थी। और अतीक अशरफ हत्याकांड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पर इन अहम याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। बेहद अहम ये याचिकाएं, क्योंकि साफ तौर पर स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाएं हैं जिन पर आज सुनवाई होनी है। इसके साथ ही असद के एनकाउंटर की भी जांच की बात सामने आई थी और अतीक की बहन आयशा नूरी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह सारी याचिका डाली गई थी और इन याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की बात सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़ चुके हैं। राहुल, अतीक की बहन आयशा नूरी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं लगाई गई थी जिनमें पूरे मामले की स्वतंत्र तरीके से जांच और असद के एनकाउंटर की भी जांच की बात सामने आई थी। आज इन पर सुनवाई है। बेहद अहम दिन है आज। जी, आपसे बता दें कि जो अतीक और अशरफ की जो जांच बैठी है उसमें इलाहाबाद के प्रयागराज के जो पूर्व जज है वो न्यायिक जांच करने में लगे हुए हैं। और अब देखा था कि क्या खुल जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं शाइस्ता नूरी जो है वो अपने पक्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट की अर्जी जो है उसमें अर्जी डाली गई थी कि न्याय मिले। और आपको बता दें SIT भी जांच कर रही इस मामले के लिए। जो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिसमें अतीक और अशरफ जान को लेकर कोई छूटा दिखाई दे। पर लेकिन हाँ, अभी जो जज है, जो प्रयागराज के पूर्व जज है, उनके हमने ये जांच करने के लिए मिला है। जी बिल्कुल बिल्कुल राहुल, लेकिन अगर इन याचिकाओं को सुनने के बाद कोई अहम फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, तो क्या लगता है, क्या पूरे मामले की जांच स्वतंत्र तरीके से हो सकती है? साथ ही असद के एनकाउंटर को लेकर जो कई सारे सवाल परिवार ने उठाए थे, क्या उस पर भी जांच बैठ सकती है? जी, आपको बता दें कि जो अतीक और अशरफ की जांच है वो खुद योगी सरकार भी चाहती है कि इसकी जांच जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। सरकार की मंशा है, सरकार की मंशा पर जो केंद्र भी चाहती है, मतलब सब ये चाहते हैं कि जो दूध का दूध पानी का पानी हो। इसे देखते हुए जो प्रशासनिक अमला है और शासनिक अमला है वो भी जांच कर रही है। SIT एक बार 2 बार आ चुकी है जांच करने के प्रयागराज। आपको बता दें कल की बात बता दें, कल शाम को प्रयागराज SIT पहुंच चुकी है। और आज यहाँ पे जो है कालोन से लेकर के जिस हॉस्पिटल में से गोली मारी गई उस वहां से लेकर के सब जगह जहां इसके टच में थे सबसे पूछताछ। और आपको बता दें कि जो विपक्ष पक्ष जो बोल रहे थे उनका मुंह बंद कराने के लिए ये सरकार की मंशा है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अतीक और अशरफ का जो साथ जो घटना घटी, एक किसी और के साथ न घटना घटे, इसे न्याय दिलाने के लिए सरकार चाहती भी है, इसीलिए SIT जांच करवा रही है। और उसके बाद जो जज है, रिटायरमेंट जज, वो तो खुद न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश थे, उनके हाथ दिए गई है। और जो साक्ष्य इकट्ठा करने में SIT और जो पूर्व जज है वो लगे हुए हैं। जी बिल्कुल राहुल, देखिए, चाहे अतीक की बहन आयशा नूरी हो या अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ही क्यों ना हो, लगातार ये सभी महिलाएं जो अतीक के परिवार की हैं फिलहाल फरार बताई जाती हैं। कोई जानकारी इनके बारे में नहीं है। लेकिन आज की जो याचिकाएं हैं ये आयशा नूरी अतीक की बहन की ओर से लगाई गई थी। क्या लगता है, जब याचिकाओं पर सुनवाई है तो क्या आयशा नूरी भी सामने आ सकती है? कोई जानकारी सबसे जुड़ी मिल सकती है? जब से अतीक और अशरफ कांड हुआ तब से मीडिया के सामने प्रेस वार्ता जो हुआ करती थी, प्रेस वार्ता भी प्रशासनिक अमला नहीं करती। और कहीं ना कहीं अगर शाइस्ता कहें या जो अतीक के पूरे परिवार, जो महिला कहेंगी, इसे महिला जो कमान संभाली हुई है, जो गुंडा अतीक अहमद की जो जितनी संपत्ति जो सिर्फ उस पर निगाह लगा बैठे हुए हैं, अभी तक अच्छे नहीं चढ़े हुए हैं। तो हो सकता है कि वो कोर्ट में पेशी करें, कोर्ट में जाए। अभी ये कहना उचित नहीं है कि वो जाएंगे या कोर्ट में या नहीं। उनका जो अधिवक्ता है वो अपना पक्ष रखेगा, वो कहेगा कि अपना पक्ष रख के और ठीक है सबको न्याय दिलाने में जुआ लगा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका राहुल, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज पूरे मामले की सुनवाई और स्वतंत्र तरीके से जांच की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। अहम खबर आपको बता दें। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये याचिका अतीक की बहन आयशा नूरी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। इस पूरे मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे थे। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अहम खबर आपको हम बताते हैं रायपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का 7 जुलाई को रायपुर का दौरा है। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में जनसभा होगी और विभिन्न योजनाओं का लगेगा स्टॉल। साइंस कॉलेज मैदान में तैयारियां जोर शोर से जारी हैं और व्यवस्था में लगे 300 से ज्यादा डोम निर्माण कर्मचारी। वाटरप्रूफ बनाया जा रहा है कार्यक्रम का डोम और 2 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटाने का बीजेपी का दावा है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी की बड़ी जनसभा यहां पर। आम खबर आपको बता रहे हैं, व्यवस्था में 300 से ज्यादा डोम निर्माण कर्मचारी लगाए गए हैं और वाटरप्रूफ बनाए जाने की बात मौसम को देखते हुए यहां पर की जा रही है। आम खबर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर पूरी तैयारियां इस प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर अब इसे शुरू कर दी गई हैं। साइंस कॉलेज मैदान में तैयारियां जोर शोर पर होंगी, यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और पीएम मोदी का 7 जुलाई को रायपुर का दौरा होगा और ये आम खबर, जहां पर राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में जनसभा। अखिलेश द्विवेदी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अखिलेश, पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां यहां पर पूरी हो रही हैं और अभी से यहां पर डोम बनाए जाने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। जी, आपको बता दें तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले लोकसभा चुनाव के बाद इस बार पहली बार यहां पर पहुंच रहे हैं, जो कि इसको लेकर तैयारी जोरों जोर से शुरू हो गई। वाटर प्रूफ इस बार पंडाल बनाया जा रहा है, जिससे पानी की भी दिक्कत न हो सके, क्योंकि बरसात लग चुका है, बरसात का मौसम हो चुका है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है, बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि 2 लाख कार्यकर्ता और उसकी भीड़ आने की संभावना। ऐसे में कोई अनहोनी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई बरसात में अगर पानी भी गिरता है कोई प्रॉब्लम ना, इसको देखकर वाटर प्रूफ बनाया गया और व्यवस्था काफी रूप से बना ली गई है कि प्रधानमंत्री 7 जुलाई को आ रहे हैं, उसके पहले तैयारी शुरू हो चुकी है। साथ में आपको बताना चाहूंगा कि ये विधानसभा चुनाव है, साथ में इसके बाद लोकसभा भी चुनाव होने वाला है, तो उसको लेकर भी है लगातार जनसभा को संबोधित करने के लिए बड़े नेताओं का भी छत्तीसगढ़ आगमन शुरू हो चुका है। चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे अभी देखा जाए प्रधानमंत्री भी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तरीके से कमर कसकर लगी हुई है और वो चाहती है कि पार्टी की ही जीत हो और विधानसभा चुनाव के लिहाज से यहाँ पर इस आगमन को पीएम के काफी बड़ा माना जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर इस बार लाखों की संख्या में भीड़ भी इकट्ठा हो सकती है। जी, जैसा कि बता रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी नेताओं का कहना है कि 2 लाख कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचने की संभावना, बल्कि 2 लाख से ज्यादा भी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जानकारी ये भी है बनाया जा रहा है जिससे भीड़ को इकट्ठा किया जाएगा। उसके पहले 2 दिन पहले से रायपुर कलेक्टर एसपी के अलावा यहाँ ब्रिजमोहन अग्रवाल जो दक्षिण के विधायक है, तो वहाँ के सुनील सोनी जी जाके पूरा देख साफ करके इसके बाद व्यवस्था सुचारू रूप से जमा के ये बात शुरू कर दिए हैं कि प्रधानमंत्री 7 तारीख के आएंगे, उसके पहले किसी प्रकार का दिक्कत ना, उसके लिए पूरा निरीक्षण का कार्य शुरू हुआ और कार्य चल रहा है। ठीक है, जानकारी ये भी है कि यहाँ पर विभिन्न योजनाओं के स्टॉल भी लगाए जाएंगे ताकि आम जनता ये समझ सके कि अगर बीजेपी की सरकार आती है छत्तीसगढ़ में तो क्या योजनाएं आम जनता तक पहुंचेंगी। जी, अभी तक की कार्यकाल जो प्रधानमंत्री का रहा है, कैसा रहा है, लोगों को जन दर्शन के माध्यम से यहाँ पे दिखाया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसा कार्य कर रहा है, क्या क्या किन किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान दे, क्या क्या कार्य कर रहा है, चाहे किसान का हो, चाहे आपका अन्य कार्य हो सकते हैं, जिसको लेकर उसे वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपना दावत को करे कि हमारी सरकार यहाँ पे आ सकती है। कांग्रेस भी अपना लगातार बता रही है कि हमने इतने सालों में 4 साल हो चुके, 5वें साल जो चल रहा है, तो उसमें भी कांग्रेस भी अपना दावत को करे कि मैंने इतना काम किया। पर इस तरफ केंद्र सरकार और बीजेपी के नेताओं भी अपना दावत ठोक रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 वर्ष में ये हैं, वो शायद अभी तक तो कोई नहीं कर पाया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी के लिए। तो ये आम खबर आपको बता दें जहां पर विभिन्न योजनाओं का स्टॉल लगेगा और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर दौरा प्रधानमंत्री का है, उनके आगमन को लेकर तैयारियां तेजी के साथ की जा रही है। साइंस कॉलेज मैदान में तैयारियां जोर शोर से यहां पर जारी हैं और व्यवस्था में लगे 300 से ज्यादा डोम निर्माण कर्मचारी, जहां पर पूरी तरीके से वाटरप्रूफ पंडाल बनाने की तैयारी लगातार की जा रही है। और 7 जुलाई को रायपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। साइंस कॉलेज मैदान में जनसभा होगी। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में जनसभा की बात सामने आई है और विभिन्न योजनाओं का स्टॉल लगेगा। तो विभिन्न योजनाओं का स्टॉल यहां पर लगाया जाएगा
अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और साइंस कॉलेज मैदान में तैयारियां जोरों से जारी हैं। और अगली खबर का रुख कर रहे थे। खबर कानपुर से आपको बताते हैं। इस बीच आम जानकारी कानपुर से, जहां प्रधानपति की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। कानपुर से आम खबर आपको बता रहे हैं। अज्ञात हमलावरों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। तो अज्ञात हमलावरों की ओर से इस वारदात को अंजाम दिया गया। और रविवार की देर शाम सब्जी लेने गए थे प्रधानपति। तो रविवार की देर शाम सब्जी लेने गए थे प्रधानपति। गांव के बाहर चक रोड में पड़ा मिला प्रधानपति का शव। अहम खबर, धारदार हथियार से निर्मम हत्या किए जाने की बात सामने आई है। रविवार की देर शाम सब्जी लेने गए थे प्रधानपति। इस दौरान ही यहां पर इस वारदात को अंजाम दिए जाने का शक जताया जा रहा है। गांव के बाहर चक्रोट में प्रधानपति का शव पड़ा हुआ मिला है। और फॉरेंसिक, डॉग स्क्वाड और पुलिस टीम अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो डॉग स्क्वाड की टीम भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुर मोहन जुड़ चुके। मधुर, प्रधानपति की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई, कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बताना जाएंगे बिजनू थाना क्षेत्र के बकौली गांव का ही पूरा मामला है। वहां पे प्रधानपति है, उनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। कल देर शाम वो निकले थे सब्जी लेने, जब वो घर नहीं पहुंचे तो उसके बाद ये हुआ, चलो ठीक, कभी कभी ऐसा हो जाता था। लेकिन जब सुबह परिजनों को सूचना मिली कि उनके जो प्रधानपति है उनकी हत्या कर दी गई है, और बाहर गाँव के बाहर जो चक्रोट है उसमें उनकी शव मिला है, तो तब तत्काल पे वहीं गाँव ग्रामीण जब वहाँ पहुंचे, उनको पुलिस ने सूचना दी। पुलिस मौके पहुंच के जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन जो परिजन है उनका साफ आरोप है कि कहीं ना कहीं जो पुराने जो वहाँ के प्रधान थे उन लोग पर सबके ऊपर आरोप लगाया गया है। लेकिन गांव के बाहर पड़े होना, पुलिस कुछ ही दूर पे पुलिस पिकेट लगती थी, कहीं ना कहीं पुलिस पे भी सवाल है, इसलिए कहीं ना कहीं और मामले सामने आए ऐसे। लेकिन प्रधानपति की हत्या से पूरा जो गांव है वो आक्रोश है। जी बिल्कुल, लेकिन मधुर, क्या प्रधान की ओर से कोई किसी पर शक जताया गया है कि आखिर किसने इस वारदात को अंजाम दिया होगा? जी बिल्कुल, पुलिस अपनी जांच कर रही है। डॉग स्क्वाड बुला गया, फॉरेंसिक टीम बुला दी गई, लेकिन अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई, न किसी को आरोप लगाया गया है। लेकिन जो सूत्रों की माने जो गांव के लोग हैं उनका साफ कहना है कि इनके जो रंजिश चलती है गांव में प्रधानों से, पूर्व प्रधान से, इनसे हो सकता है उन्होंने हत्या की। लेकिन जो मृतक है उनके परिजन तो उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं सामने आई जिसके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया हो। जी शुक्रिया मधुर आपका अधिक जानकारी के लिए। तो कानपुर से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रधानपति की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या किए जाने की बात सामने आई है। बिधुनू थाना क्षेत्र के गोरसा बकौली गांव की घटना बताई जा रही है। और कानपुर से खबर, प्रधानपति की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। और अज्ञात हमलावरों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। और अगली खबर बागपत से आपको हम बताते हैं। इसी बीच काम खबर बागपत से, जहां पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी बागपत पहुंचे हैं। आज बागपत में जनसभा को संबोधित करेंगे और पूरा महादेव गांव में किसान भवन का करेंगे उद्घाटन। आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किसान भवन का उद्घाटन करेंगे। चौधरी अजीत सिंह की स्मृति में बनवाया गया था ये भवन। उद्घाटन के बाद सभा को भी संबोधित करेंगे जयंत चौधरी। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पूरा महादेव गांव में किसान भवन का उद्घाटन करेंगे। तो पूरा महादेव गांव में किसान भवन का करेंगे उद्घाटन, और चौधरी अजीत सिंह की स्मृति में किसान भवन बनाया गया है। तो इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं। उद्घाटन के बाद उद्घाटन के बाद सभा को भी संबोधित करेंगे। आज जनसभा बुलाई गई है और बालेनी क्षेत्र के पूरा महादेव गांव में 12 बजे बताया जा रहा है कि ये सभा होनी है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी बागपत पहुंच चुके हैं। यहां पर जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पूरा महादेव गांव में किसान भवन का उद्घाटन भी करेंगे और उद्घाटन करने के बाद जनसभा होगी। जयंत चौधरी बागपत पहुंच चुके हैं। चौधरी अजीत सिंह की स्मृति में बनवाया गया है किसान भवन। उद्घाटन के बाद सपा और हमारे साथ कुलदीप जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। कुलदीप पंडित हमारे साथ में। कुलदीप, बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी बागपत पहुंच चुके हैं।
जी बता दूं आपको, कुछ ही समय पश्चात जो है आरएलडी प्रमुख जो जयंत चौधरी है वो बागपत पहुंचेंगे। और आपको बताना चाहूंगा कि बागपत जो है चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि माना जाता है और रालोद का गढ़ भी इसको कहा जाता है। लेकिन हालांकि पिछले चुनाव में जो है बीजेपी ने इस पर बम्पर जीत हासिल की और इनको जमीन खिसकती दिखाई दी। लेकिन अभी अपनी जमीन को तलाशने के लिए जयंत चौधरी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और तमाम मुद्दों पर भी जो है चर्चा की जा रही है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से आगामी जो 2024 का जो चुनाव होगा, तो चुनाव के दौरान जो है काफी तरीके से ये अपनी जमीन तलाशेंगे। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाया जाएगा कि जिस तरह से अब प्रयास जयंत चौधरी कर रहे हैं, बार बार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, बार बार जो है कार्यकर्ताओं से संपर्क में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाया जाएगा इस तरह से जो चुनाव होगा ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चुनाव होगा। और अब की बार जो है रालोद भी अपना जो वर्चस्व है वो कायम कर पाएगी। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जयंत चौधरी भी अपने दल के नेताओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 24 के चुनाव की तैयारी उनकी ओर से भी लगातार जारी है। और साथ ही जिन क्षेत्रों में दबदबा है रालोद का, यहां पर खास तौर पर अब बैठकों का, जनसभाओं का सिलसिला भी जयंत चौधरी ने खूब शुरू कर दिया है। जी गरिमा, बता दूं आपको कि जैसे ही आज जयंत चौधरी के आने की सूचना आई तो तमाम जो लोग हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो जनसभा स्थल पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। और अभी कुछ समय बाद ही जयंत चौधरी यहाँ पर आ रहे हैं। जयंत चौधरी के बाद वो एक जैसे ही उनकी अजीत सिंह है जो राष्ट्रीय प्रमुख रहे हैं इसके पार्टी के, तो उनकी याद में एक किसान भवन बनाया गया है जिसकी चाबी आज पूरा महादेव प्रबंध समिति को सौंपेंगे। लेकिन इसके साथ बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से जो पूर्व चुनाव गए हैं, पूर्व चुनाव में मुक्की खानी पड़ी है सभी पार्टियों को, लेकिन बीजेपी का वर्चस्व कायम रहा। बीजेपी ने जो गढ़ कहा जाता है, रालोद का गढ़ इसको माना जाता है, यहाँ पर भी जो है जीत हासिल की थी। लेकिन अब जो नई समीकरण उभर कर आ रहे हैं, जैसे संपर्क लगातार बढ़ रहा है, जयंत चौधरी लगातार प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे कि जो 2024 का चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चुनाव होगा। और महत्वपूर्ण चुनाव को देखते हुए अभी से तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका अधिक जानकारी के लिए। तो ग्याम खबर जहां पर आज बागपत पहुंचे हैं जयंत चौधरी और पूरा महादेव गांव में किसान भवन का उद्घाटन करेंगे। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। इसके बाद जनसभा को भी करेंगे संबोधित। चौधरी अजीत सिंह की स्मृति में किसान भवन बनाया गया है और उद्घाटन के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे जयंत चौधरी। बागपत पहुंचने की बात सामने आ रही है। बालेनी क्षेत्र के पूरा महादेव गांव में 12 बजे पहुंचेंगे जयंत चौधरी। और अब सीधा आपको महाराष्ट्र के सतारा लेकर चलते हैं, जहां पर अब शरद पवार की ओर से शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल किस तरीके से बढ़ती जा रही है। भले ही महाराष्ट्र में भारी बारिश हो रही हो, लेकिन राजनीतिक हालातों ने यहां पर गर्मी बढ़ा दी है। और इसी के चलते अब देखिए शरद पवार आज शक्ति प्रदर्शन करने के लिए महाराष्ट्र के सतारा में उतरे हुए हैं। और कल ही उन्होंने साफ कर दिया था कि एनसीपी में हमने इसके पहले भी इस तरह की बगावतें बहुत देखी हैं, एक बार फिर से पार्टी को खड़ा करके दिखाएंगे। और अब उसी कड़ी में यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करने के लिए शरद पवार निकल चुके हैं अपने नेताओं के साथ, अपने पार्टी के और समर्थकों के साथ। तो शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर शक्ति प्रदर्शन शुरू हो चुका है। और महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात किस तरीके से यहां पर आगे बढ़े वो हमने देखे। और शक्ति प्रदर्शन यहां पर शुरू और कितने विधायक साथ हैं ये इसमें काफी अहम हो गया है, क्योंकि लगातार चाहे अजीत पवार हो या शरद पवार, दोनों की ओर से एनसीपी पर ज्यादा कब्जे की बात कही जा रही है, ज्यादा हक की बात कही जा रही है। ऐसे में अब जब पार्टी पूरी तरीके से दो धड़ों में अलग होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे में शरद पवार ने कमान संभाली हुई है और उनका लगातार कल से ही ये कहना है कि देखिए पार्टी में ज्यादा लोग हमारे साथ में हैं। और उसी के चलते शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आज सड़कों पर एनसीपी के ये लोग उतर चुके हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन यहां पर शरद पवार की ओर से किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर कितने विधायक किसके साथ हैं ये बेहद अहम माना जाएगा। कल जहां 8 मंत्रियों के साथ अजीत पवार ने बगावत करते हुए बीजेपी के साथ हो चले, उसके बाद अब एनसीपी
के अध्यक्ष शरद पवार की ओर से शक्ति प्रदर्शन। कल ही शरद पवार ने ये साफ कर दिया था कि देखिए हमारे पास ज्यादा विधायक हैं, पार्टी के ज्यादा लोगों का साथ है और इसलिए हमने बगावत भी ऐसी खूब देखी है। हम एक बार फिर से अपनी पार्टी को खड़ा करके दिखाएंगे और पार्टी मजबूती के साथ खड़ी होगी। ये बातें कल ही कही थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर शरद पवार की तस्वीरें हैं और उनके जो खास लोग हैं जो उनके साथ हैं वो आज यहाँ पर इस शक्ति प्रदर्शन में पहुंचे हुए हैं। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए एनसीपी में इस टूट के बाद अब हालात महाराष्ट्र की राजनीति के पूरी तरीके से हलचल उनमें काफी तेज हो चुकी है। कल शिवसेना की ओर से भी कई तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। संजय राउत ने शिंदे को लेकर कहा कि अब शिंदे को भी हटाया जा सकता है। जिस तरीके से शिंदे ने हमारे साथ बगावत की थी अब उनको असल चेहरा यहाँ पर नजर आएगा। लेकिन अब इस सब के बाद क्या कदम उठाया जाएगा, राजनीतिक हलचल ये कहां पर जाएगी, ये बेहद अहम है। आगे क्या होता है महाराष्ट्र की राजनीति में इसका इंतजार भी सबको है, क्योंकि अजीत पवार ने कल जिस तरीके से मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि एनसीपी के चुनाव पर ही वो आने वाला चुनाव लड़ेंगे, ये बात और ज्यादा अहम हो गई है। क्योंकि अब एनसीपी दो धड़ों में पूरी तरीके से, एक धड़ जहां चाचा शरद पवार के साथ है तो वहीं दूसरा धड़ भतीजे अजीत पवार के साथ में बताया जा रहा है। और ऐसे में अजीत पवार की मजबूती जो है वो भी काफी है और आज इसी के तहत शरद पवार ने शक्ति प्रदर्शन करने की ठानी और आज से ही यह प्रदर्शन शुरू हो चुका है। तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। अहम खबर जहां पर एक तरफ शरद पवार का कहना है कि जो बागी विधायक रहे जिन्होंने धोखा दिया, बगावत की, उन पर हम सख्त एक्शन भी लेंगे, लीगल एक्शन लेंगे। वहीं दूसरी ओर अजीत पवार लगातार ये कह रहे हैं कि हम सब मिलकर एनसीपी को आगे बढ़ाएंगे। यानी बगावत साफ तौर पर और ये टूट एनसीपी में राजनीतिक हलचलों को बहुत ज्यादा बढ़ा चुकी है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पवार वर्सेस पवार अब शुरू हो चुका है। प्रदर्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, शक्ति प्रदर्शन शरद पवार की ओर से लगातार। एक तरफ जहां अजीत पवार एनसीपी में ज्यादा लोगों के साथ होने की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर अब शरद पवार ने अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए यहाँ पर किस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया है, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें और जबरदस्त टक्कर यहाँ पर नजर आ रही है। एनसीपी में बगावत हो गई चाचा भतीजे के बीच, जहां चाचा शरद पवार ने आज प्रदर्शन करने की ठानी है तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो बागी विधायक हैं इन पर हम लीगल एक्शन लेंगे। जबकि अजीत पवार लगातार ये कह रहे हैं कि जो लोग हमारे साथ आए हैं, इसके अलावा भी कई लोग हैं एनसीपी में जो हमारे साथ हैं और हम सब मिलकर एनसीपी को आगे बढ़ाएंगे। अभी भी एनसीपी के साथ होने की बात, एनसीपी पर दावा ठोकने की बात जो अजीत पवार की ओर से की गई, उसने कहीं ना कहीं शरद पवार के पैरों के नीचे की जमीन को जरूर हिलाया और इसी के चलते अब यहाँ पर सतारा में रैली को संबोधित भी करेंगे बताया जा रहा है शरद पवार। बड़ी रैली है ये, शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर साफ तौर पर हो रहा है। और देखिए अभी कुछ दिन पहले भी हमने एनसीपी में किस तरीके से हलचल बढ़ी थी वो देखी थी, जिसमें अध्यक्ष पद को लेकर तक मामला बढ़ गया था। तब अजीत पवार ने भी कहा था कि देखिए अध्यक्ष वो बने रहेंगे, मनाए जाने की बात सामने आई थी, सब इकट्ठा हुए थे, सबने मनाया था और शरद पवार बने रहे। लेकिन कल जब अजीत पवार अपने 8 मंत्रियों के साथ में उन्होंने शपथ ली, उसके बाद से ही हालात काफी बदल गए। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर शक्ति प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन सबसे अहम ये कि आखिर कितने विधायक किसके साथ है। और अब अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि किस तरीके से शिवसेना दो धड़ों में बटी। एकनाथ शिंदे जो कि उद्धव ठाकरे के बेहद खास थे, जिनका बड़ा दबदबा था, वो अपने विधायकों के साथ में सरकार के साथ चले जाते हैं, मुख्यमंत्री पद तक मिल जाता है। लेकिन अब एक बार फिर से वैसे ही हालात एनसीपी में भी देखने को मिल रहे हैं। एनसीपी दो धड़ों में बट गई, चाचा भतीजा एक तरफ हो गए। आपने देखा कि चाचा शरद पवार के साथ बगावत कर गए भतीजे अजीत पवार और उन्होंने अपने 8 मंत्रियों के साथ में कल सरकार के साथ शपथ भी ग्रहण कर ली है। लेकिन अब इस सब के बाद शरद पवार की ओर से बड़ी प्रतिक्रिया आई है जो साफ तौर पर यह है कि देखिए एनसीपी में हमने इस तरीके की बगावतों को बहुत देखा है। उन्होंने कल ही ये बात कह दी थी, उन्होंने कहा कि इसमें हमें कोई डरने की बात नहीं है और हम पार्टी को अपनी मजबूती से एक बार फिर खड़ा करके दिखाएंगे और दिखाएंगे कि बगावत का नतीजा क्या होता है। हालांकि बगावत भले ही चाचा भतीजा के बीच हुई हो, अजीत पवार और शरद पवार के बीच हुई हो, लेकिन इसके बाद जो उद्धव ठाकरे का दल है वो भी लगातार यहाँ पर अब सामने आ रहा है। संजय राउत ने कई प्रतिक्रियाएं दी हैं, उनका भी यही कहना है कि देखिए अब शिंदे की जब जमीन खिसकेगी तब उन्हें समझ में आएगा कि आखिर बगावत
क्या होती है। तो एक्शन में शरद पवार, आज ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी रैली है, बताया जा रहा है कि इसको संबोधित भी कर सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे वो इस रैली में, ये भी बेहद अहम होगा। शरद पवार फिलहाल पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और चाचा वर्सेस भतीजा अब महाराष्ट्र में भी शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र के सतारा में ये बड़ी रैली बुलाई गई है और जहां पर एक्शन मोड में शरद पवार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। सतारा से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। एनसीपी नेताओं के साथ में शक्ति प्रदर्शन और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शक्ति प्रदर्शन का ये सोमवार आपको आज दिखा रहे थे हम, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पर हिस्सा लिया है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। करनाल से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस बीच अहम खबर, जनसंवाद में राशन कार्ड की लगाई थी गुहार। तो करनाल से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम ने कुछ ही देरी में बनवाकर राशन कार्ड का उपहार दे दिया और सावित्री ने राशन कार्ड कटने पर जनसंवाद में समस्या रखी थी, जिसके बाद सीएम की ओर से राशन कार्ड बनवाकर तोहफा दिया गया। समस्या का जल्द ही समाधान करने का आश्वासन दिया था। यह आम खबर आपको बता रहे हैं, महज 2 घंटों के भीतर ही सावित्री देवी का राशन कार्ड बनवा दिया गया। तो करनाल से आम खबर, और मुख्यमंत्री ने स्वयं लाभार्थी को राशन कार्ड सौंपा है। तो यह आम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री की ओर से स्वयं ही राशन कार्ड सौंपा गया है। सावित्री देवी ने सीएम का आभार व्यक्त किया है। करनाल के डबरी गांव के निवासी हैं सावित्री और इनका राशन कार्ड चला गया था, लेकिन इन्होंने जब जनसंवाद में राशन कार्ड की गुहार लगाई तो सीएम ने इनकी बात सुनी और महज कुछ घंटों के भीतर ही इनका राशन कार्ड बनवाकर खुद सीएम ने इनको सौंपा है। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे हैं करनाल से, जहां पर सावित्री ने राशन कार्ड कटने पर जनसंवाद में अपनी समस्या रखी थी और जब राशन कार्ड उनको खुद सीएम ने सौंपा तो उन्होंने सीएम का आभार भी व्यक्त किया है। समस्या का जल्द ही समाधान करने का आश्वासन पहले सीएम ने दिया था, लेकिन महज कुछ घंटों के भीतर ही सावित्री देवी का राशन कार्ड बना, जिसे खुद सीएम ने अपने हाथों से सावित्री देवी को सौंपा है। तो यहाँ हम खबर आपको हम करनाल से बता रहे हैं। करनाल से आम जानकारी, जहां पर सावित्री देवी ने सीएम मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री की बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एकदम राशन कार्ड बना दिया। मैंने यही राशन कार्ड की करी थी इच्छा, या राशन कार्ड मेरा बन गया। राशन कार्ड की मांग करी थी, वो ठकरी थी 12 बज गया, इतना टाइम। राशन कार्ड मेरा 1 बजे 2 बजे के करीब बन गया। तो गुण गाऊंगी इसके, मेरा राशन कार्ड बन गया। और अगली खबर आपको हम चंडीगढ़ से बता दें, जहां पर आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कई बैठकें होनी हैं। आज कई बैठकों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 12 बजे वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड की भी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आज कई अहम बैठकों का हिस्सा बनेंगे। 12 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में बेहद अहम बैठक होनी है। इस बैठक में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचेंगे और बैठक में मुख्यमंत्री के साथ ही तमाम बड़े अधिकारियों के भी मौजूद रहने की बात सामने आ रही है। अहम खबर, 3 बजे NEP 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में भी बड़ी बैठक होनी है। वहीं शाम 4 बजे सीएम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ करेंगे बैठक। और ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता हमारे साथ में जुड़ चुके इसी खबर पर। विनोद, शाम आज 5 बजे तक बैठकें होंगी, लगातार कई सारी बैठकें होनी है जिसमें सीएम मनोहर लाल शामिल होंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 2024 का चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो है खुद बागडोर जो है कमान जो है खुद संभाल रखी है हरियाणा के अंदर, चाहे चुनावों को लेकर हो, रणनीति को लेकर हो, चाहे किसी चीज को लेकर हो। खासकर जन सुविधाओं की बात करें तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कई जिलों के अंदर जो है प्रवास भी किया है और जन समस्याएं सुनी है, जैसे करनाल में थे। और आज खुद अपने निवास पर जो है मीटिंग का जो दौर है उनका आज सुबह से शुरू हो जाएगा, 12 बजे शुरू हो जाएगा और देर शाम 5 से 7 बजे के बीच जो है मुलाकातें चलती रहेंगी, जिसमें चाहे अधिकारियों के साथ हो और एक बड़े बात करें तो चौधरी वीरेंद्र सिंह नेता है, उनसे भी मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए यहाँ पर मुलाकातों की बात सामने आई है। विनोद जी, साथ में ये भी आपसे हम पूछेंगे, देखिए लगातार अलग अलग बैठकें हो रही हैं, मुख्यमंत्री से आवासों पर भी वो कई खास लोगों से मिलेंगे, और क्या और जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से मुख्यमंत्री ने आज बैठकें बुलाई है, चाहे उस हरियाणा सचिवालय के अंदर हो, वहाँ बैठकें होंगी। तमाम जो अधिकारी है, जो हर विभाग के वो अधिकारी मौजूद रहेंगे। खेल डिपार्टमेंट से जो अधिकारी उनको भी बुलाया गया है और कई ऐसी वाटर को लेकर हो, बरसात का जो सीजन आ रहा है उसको लेकर भी है, सीवरेज को लेकर भी है, क्योंकि बरसात का सीजन अब जून जुलाई में भी काफी बारिश हुई है। अब जो कहते हैं कि सीजन वाकई में जो बारिश का जो समय आ रहा है उसको लेकर भी है। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं जिलों के अंदर, गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर,
उसको लेकर भी शायद हो ठीक सकता है, है कि शायद आज कड़े बिल्कुल, निर्देश- यानी आज बेहद अहम बैठकें हैं। बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका अहम जानकारी के लिए। तो अहम खबर मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मिलेंगे चौधरी बीरेंद्र सिंह, ये भी जानकारी सामने आई है इस वक्त की बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज कई अहम बैठकों का हिस्सा बनेंगे और साथ ही आपको बता दें कि इन बैठकों में कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहने की बात सामने आई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।